हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्ण सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूं आपकी नेवी एंड एयरफोर्स फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2। दोस्तों ये हमारा जो मॉक टेस्ट है वो बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम के लेवल के आधार पर है। और दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम का यानी पेपर का जो पैटर्न होता है उसी के आधार पर जो मॉक टेस्ट हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं। यानी इसके अंदर दोस्तों 3 से 4 हमारे ट्रिप यानी दोस्तों हाई लेवल के न्यूमेरिकल हैं वो मैंने आपको करवा ऐड किए हैं। और दोस्तों 6 से 7 यानी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं और बाकी यानी कुछ इजी क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारा पेपर होता है वो आपकी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों आप इन मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे मॉक टेस्ट नंबर 2 की और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। एक बंद पात्र में कुछ गैस भरी हुई है। इस पात्र को तेज गति से चलती हुई ट्रेन पर रखने पर गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आपके पास कोई एक इस प्रकार से बंद पात्र है और इसके अंदर गैस भरी हुई है। इसको तेज गति से चलती हुई यानी किसी ट्रेन पर रख दिया जाता है। तो आपको दोस्तों बताना कि इसका जो गैस का टेम्परेचर होगा वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और यानी लॉजिकल है, कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों यानी कि आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि दोस्तों हमारा जो गैस का जो हमारा जो टेम्परेचर होता है वह दोस्तों इसके जो अणुओं की अनियमित गति होती है, यानी इस प्रकार से अनियमित गति होता है, इस वेलोसिटी पर निर्भर करता है। दोस्तों इनकी जो हमारे पात्र की जो एयर गैस की जो नियमित गति होती है इस पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि जो हमारा टेम्परेचर चेंज होता है वो अणु की अनियमित गति के आधार पर चेंज होता है। यदि दोस्तों इसको अपन चलती हुई ट्रेन पर रखते हैं तो दोस्तों हमारी जो अनियमित गति है वो किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि नियमित गति हमारी चेंज होती है। तो दोस्तों हमारा जो टेम्परेचर होगा वो भी हमारा अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि दोस्तों यदि अपन इस बंद पात्र को चलती हुई ट्रेन पर रख देते हैं तो इसके जो हमारे अणुओं की अनियमित गति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वह उसी प्रकार से एक दूसरे अणु से टकराती हुई गति करती है। तो इस प्रकार से इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब आपके लिए आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या निकालना है कि ए एवं बी के हमारे जो 2 पॉइंट है इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो बताइए आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यदि अपन डायग्राम देखते हैं कि दोस्तों ए एवं सी के मध्य दोस्तों यानी कि हमारा डी पॉइंट पर दोस्तों 3 ओम एवं 7 ओम का 2 प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये यहाँ पर ए सी के मध्य ये हमारा 10 ओम का जुड़ा हुआ है और दोस्तों ऊपर का जो हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो आपको कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 10 ओम हो जाएगा। तो भी इस प्रकार से दोस्तों अपन एसी के मध्य देखते हैं कि हमारे 10 एवं 10 यानी यहाँ पर 10 ओम का ये 10 ओम का 2 प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोस्तों याद रखना जब 2 समान प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो तुल्य प्रतिरोध इनका यानी हाफ होता है। यदि फॉर्मूले से आप निकालना चाहो तो हमारे R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 होता है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 100 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, ये हमारा निकल कर आ जाता है 5 है। तो डायरेक्ट याद रखना यदि 2 समान प्रतिरोध हैं वो हमारे श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध इनका हाफ हो जाता है। तो एसी के मध्य दोस्तों तुल्य प्रतिरोध आपका कितना हो गया, 5 है। फिर से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा एसी एवं सीबी है वो हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 5 एवं 5 यानी फिर से हमारा तुल्य प्रतिरोध 10 हो जाएगा। फिर दोस्तों ऊपर वाले जो सभी प्रतिरोध हैं वो और ये 10 ओम वाला जो प्रतिरोध है वो हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो फिर से यानी ऊपर वाले तुल्य प्रतिरोध हमारा 10 है और नीचे भी 10 है। तो 10 और 10 यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो दोस्तों इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा फिर से। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यानी ये दोनों वाले प्रतिरोध हैं वो हमारे समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध आपका 10 हो गया। फिर ये 10 वाला प्रतिरोध एवं ये 10 वाला प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध हमारा 5 हो जाएगा। फिर ये वाला 5 और ये वाला 5 हमारे समांतर क्रम श्रेणी क्रम में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध हमारा 10 हो जाएगा। फिर ये वाला 10 और ये वाला 10 हमारे समांतर क्रम में होंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध आपका कितना हो गया, 5। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास एक तो पृथ्वी है, एक अन्य ग्रह है। दोस्तों पृथ्वी की जो हमारी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है आपको जीई दिया हुआ है और अन्य ग्रह की यानी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण आपको जीपी दिया हुआ है। और दोस्तों हमें क्या दिया हो कि हमारा जो अन्य ग्रह है उसकी जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में 2 गुनी है और इसका जो द्रव्यमान है वो भी हमारा 2 गुना है। तो आपको बताने कि दोस्तों इन दोनों का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किस प्रकार से हमारा एक दूसरे से संबंधित होंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है
वो हमारा Gm/r² होता है। दोस्तों यदि अपन इसको पृथ्वी के लिए निकालते हैं, अर्थ के लिए निकालते हैं, तो हमारा ये होता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो Gp का मान हो जाएगा, Gp का मान आपका कितना हो जाएगा, mgm/rp² हो जाएगा। दोस्तों हमें क्या दिया हो कि हमारा mp का मान वो me से 2 गुना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2me हो जाएगा। और दोस्तों हमें क्या दी हुई है, त्रिज्या भी है, वो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या से 2 गुनी है, यानी rp का मान re का 2 गुना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन इसको क्या करेंगे, 2re का होल स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों ये जब 2 बाहर निकल कर आएगा तो हमारे 4 हो जाएगा, और इससे इसको अपन निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और दोस्तों Gme/re² है दोस्तों हमारा Ge का मान है। तो इस प्रकार से Gp = आपका कितना हो जाएगा, हमारा 1/2 Ge हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं कि हमारा जो दूसरा ग्रह है उसके जो सतह पर त्वरण का जो मान है वो पृथ्वी की सतह के त्वरण का हाफ हो जाएगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो दूसरा ग्रह है इसका जो गुरुत्वीय त्वरण Gp का मान है वो Ge का हाफ है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस मॉक टेस्ट में आपको हाई लेवल के न्यूमेरिकल एवं मॉडरेट क्वेश्चन है वो यानी सभी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपके दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी पैटर्न का जो हमारा पेपर होता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस पेपर के माध्यम से दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और कितनी प्रिपरेशन की ओर आपको आ सकता है, या आपको किस चीज़ का रिविजन करना है, कौन सा यानी चैप्टर है वो आपका वीक है। तो दोस्तों आपको यानी कि इस मॉक टेस्ट के माध्यम से आपका पूरा एनालाइज हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में दोस्तों में क्या बताना है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में तीसरी अदीप्त फ्रिंज स्थिति पर पहुंचने वाली दोनों तरंगों के मध्य कलांतर होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमारा जो यंग का द्विस्लिट प्रयोग होता है उसकी दोस्तों उसके अंदर जो हमारी तीसरी अदीप्त फ्रिंज होती है वहाँ पर पहुँचने वाली तरंगों के मध्य जो कलांतर होता है वो आपको बताना है कि उसका कलांतर कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए दोस्तों जो कलांतर होता है वो याद रखना 2n पाई होता है, और एनवी अदीप्त फ्रिंज का जो कलांतर होता है दोस्तों वह पाई का विषम गुणज होता है। और एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए हमारा कितना होता है, वो हमारा 2n-1 इंटू में पाई होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए n का मान हमें 3 दिया हुआ है। तो n का मान यदि दोस्तों आप 3 रखेंगे तो 3 का 3 दूनी 6 -1 और इंटू में हो जाएगा पाई। यानी दोस्तों तीसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए जो कलांतर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा। दोस्तों यदि आप फॉर्मूले से इसको नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा छोटा मान है, इसको आप वैसे भी निकाल सकते हैं। यानी दोस्तों हमारी पहली अद्वितीय फ्रिंज के लिए इसका जो मान होता है वो पाई होता है, और दूसरी अद्वितीय यानी फ्रिंज के लिए दोस्तों हमारा जो कलांतर होता है वो हमारा 2 पाई यानी 3 पाई होता है, और तीसरी अद्वितीय के लिए हमारा कितना होता है 5 पाई होता है। यानी जहाँ पर दोस्तों अद्वितीय फ्रिंजें हमारी प्राप्त हो रही हैं वहाँ पर जो यानी दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर होता है वो पाई का विषम गुणज होता है। तो यहाँ से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी तीसरी अद्वितीय फ्रिंज के लिए जो हमारे इनके मध्य जो फेज डिफरेंस हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा, वो आपका कितना हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा। अब हमारा 8 यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस 5वीं क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह दोस्तों आपका यानी जो आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ हो तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला वो आपको डायरेक्ट भी लिखाया जाता है। यदि आप न्यूमेरिकल के रूप में यदि आप निकाल सकते हैं तो दोस्तों हमारा जो हाई लेवल के जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में दोस्तों में क्या बताना कि आपके पास ये निकाय दिया हुआ है, इसको एफ बल से खींचा जा रहा है। तो दोस्तों यानी हमारा जो यानी ये रस्सी है उसके अंदर तनाव बताना कि आपको कितना होगा। यानी दोस्तों एम एवं एम द्रव्यमान की जो हमारे दो पिंड है वो किसी भारहीन रस्सी से बंधे हुए हैं, और इसको यदि एफ बल से खींचा जाता है तो आपको बताना कि इस रस्सी के अंदर तनाव कितना उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपन को इस निकाय का यानी त्वरण निकालना होगा, इस पूरे निकाय में एक्सीलरेशन कितना है। तो हम जानते हैं दोस्तों हमारा एक्सीलरेशन कितना होता है, एफ अपॉन में एम होता है। यानी तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इसका जो बल है हमारा एफ लग रहा है, वो यहाँ पर यानी पूरा द्रव्यमान दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, वो कैपिटल एम प्लस के स्मॉल एम हो जाएगा, यानी दोनों द्रव्यमानों का योग। अब दोस्तों याद रखना जो हमारा जो रस्सी होगी उसके अंदर जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वो आप हम देखते हैं कि हमारा जो कैपिटल एम का जो पिंड है उसके कारण उत्पन्न हो रहा है। यानी दोस्तों जैसे ही अपन इस पिंड को यानी आगे की ओर खींचते हैं तो दोस्तों हमारा जो ये वाला पिंड होगा यानी कि हमारा जड़त्व के कारण इस पर एक यानी विपरीत यानी डायरेक्शन में बल लगेगा। तो यह जो बल होगा दोस्तों यानी कि उसी के कारण इस रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा। तो इस पिंड पर दोस्तों जितना फोर्स होगा यानी कि उसी फोर्स के बराबर यानी इस रस्सी में तनाव हो जाएगा। तो इस पिंड पर दोस्तों फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, यानी फोर्स यानी तनाव के बराबर होगा, और वो हमारा कितना हो जाएगा एम ए हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इसका जो हमारे मास दिया हुआ हमें कैपिटल एम दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन हमारा कितना है एफ अपॉन में एम प्लस एम है। तो ये हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर एफ हो जाएगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल एम प्लस में स्मॉल एम। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन
कहते हैं कि इस रस्सी में जो तनाव हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा MF/M+M, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। एंड दोस्तों हमारा जो कैपिटल M है इसको अपन इस यानी ऐप से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे दोनों द्रव्यमानों को, तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना, जिस यानी जो हमारा पीछे वाला पिंड होता है उसी के कारण रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर यदि इसके कारण उत्पन्न हो रहा है तो दोस्तों हमारा जो ऊपर मास होगा वो वही होगा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलते हैं यानी छठवें क्वेश्चन पर। तो छठवां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या बताना कि दोस्तों आपका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है आपको बताना कि वह कौन सी यानी हमारे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तो कौन सी श्रेणी ऐसी है जो पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों याद रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होती हैं उसकी 5 श्रेणी होती हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। आपको बताना कि कौन सी ऐसी श्रेणी है जो पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना, जो लाइमन श्रेणी होती है वो हमारा पराबैंगनी क्षेत्र अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है, और जो हमारी बामर श्रेणी होती है दोस्तों दूसरे नंबर की बामर, यह हमारी दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है, और जो अंतिम 3 श्रेणी होती हैं पासन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों ही अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों में पराबैंगनी क्षेत्र में पाए यानी पूछा गया, तो हम सभी जानते हैं जो हमारी लाइमन श्रेणी होती है वो पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 7वां क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो आदर्श गैस का बॉयल का नियम होता है वो आपको बताना है कि वह समतापीय परिवर्तन में होता है या समतापीय में होता है या समआयतनीय में होता है या समय पराशरी परिवर्तन में होता है। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप सभी को यानी यदि बोयल का नियम अच्छी तरह से आता है तो इस क्वेश्चन का आप आसानी से राइट आंसर यानी दे सकते हैं। दोस्तों बोयल का नियम क्या होता है कि बोयल के अनुसार क्या है कि दोस्तों यदि हमारा कोई गैस का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, टेम्परेचर नियत रहता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों इस गैस का जो हमारा प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यानी बोयल ने कहाँ पर दिया था, नियत टेम्परेचर पर दिया था। तो याद रखना दोस्तों बोयल का जो नियम होता है वो समतापीय परिवर्तन के अंदर हमारा पालन होता है उसका, क्योंकि दोस्तों समतापीय परिवर्तन में अपन जानते हैं टेम्परेचर का मान हमारा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, और यानी बोयल का नियम भी दोस्तों हमारा समतापीय परिवर्तन पर ही होता है, यानी समतापीय परिवर्तन पर ही जो हमारा प्रेशर होता है वो वॉल्यूम की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी आदर्श गैस का जो बोयल का नियम है वो हमारा समतापीय परिवर्तन के अंदर उसका पालन होता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आपके पास कोई एक यानी इस प्रकार से बंद पात्र है और उसके अंदर दोस्तों गैस भरी हुई है। इसको यदि दोस्तों यानी किसी एक्सीलरेशन के साथ यानी कोई डायरेक्शन में गति कराई जाती है तो आपको बताना है कि जो हमारा इस गैस का इस पात्र के अंदर जो प्रेशर होगा वो सभी जगह समान होगा, आगे की ओर कम होगा या पीछे की ओर यानी कम होगा या ऊपर की ओर कम होगा। दोस्तों याद रखना, यदि अपन यानी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, यदि अपन किसी यानी वस्तु पर आगे की ओर फोर्स लगाते हैं यानी ए एक्सीलरेशन से जा रही है तो इसका मतलब है कि दोस्तों इस पर आगे की ओर फोर्स कार्य कर रहा है। तो दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों हमारे जो अणु होंगे उस पर यानी पीछे की ओर एक छदम बल कार्य करेगा यानी प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। तो इसके कारण क्या होंगे दोस्तों, जो हमारे अणु होंगे यानी यदि ए त्वरण से दोस्तों यह आगे की ओर जा रहा है तो ये जो हमारे अणु होंगे वो पीछे की ओर विस्थापित होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, पीछे वाले भाग में जो हमारे अणु होंगे यानी गैस होंगी उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी और आगे वाले भाग में दोस्तों यानी गैस की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसके कारण दोस्तों आगे वाले भाग पर प्रेशर हमारा कम हो जाएगा और पीछे वाले भाग पर प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। एंड दोस्तों आगे की ओर हमारा जो प्रेशर होगा, जो डिब्बे में दाब होगा हमारा कम होगा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हाँ 9th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों 9th क्वेश्चन में क्या बताना है कि यदि हमारा जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा दें तो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक का मान होगा वो आपको बताना है कि किस प्रकार से चेंज होगा। तो दोस्तों इस बात को भी नोट कर लें, जो हमारा यंग मॉडुलस होता है या प्रत्यास्थता गुणांक होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वह टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे दोस्तों तो आपको यदि अपन बढ़ाते हैं तो यंग प्रत्यास्थता का जो गुणांक होते हैं उसका मान हमारा कम हो जाता है यानी घट जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हाँ 10th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास यानी कोई 2 छोटी छोटी बूंदें हैं, उनको मिलाकर यदि एक बूंद बना दी जाती है तो इसके अंदर आपको बताना है कि जो हमारी एनर्जी होगी वो बाहर की ओर अवशोषित होती है या बाहर से यानी दोस्तों बाहर की ओर मुक्त होती है या बाहर से अवशोषित होती है या न तो अवशोषित होती है न ही मुक्त होती है, या यानी कुछ जो हमारी ऊर्जा है वह द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाती है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों याद रखना है हमारे 2 छोटी बूंदें होती हैं उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बड़ी बूंद की तुलना में अधिक होता है। एंड दोस्तों यदि इन दोनों बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि अपन यानी निकाल कर ऐड करते हैं और इस एक बूंद का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों यानी इन बूंदों की तुलना में इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ए का मान कम हो जाता है। यानी दोस्तों छोटी छोटी बूंदों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा अधिक होता है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों हमारा जो पृष्ठीय ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 4T में ए होता है। यानी दोस्तों यानी कि है पृष्ठ तनाव एवं एम्पियर हमारे इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इन दोनों के मल्टीप्लाई की
इक्वल होती है हमारी पृष्ठीय ऊर्जा, यानी दोस्तों हमारी जो पृष्ठीय ऊर्जा होती है वो क्षेत्रफल के यानी समानुपाती होती है। तो यहाँ पर यानी इस प्रक्रिया के दोस्तों अपन क्या देखते हैं कि यानी क्षेत्रफल का मान हमारा कम हो रहा है। दोस्तों पहले क्षेत्रफल इन दोनों का अधिक था, फिर कम हो गया है, तो क्षेत्रफल का मान कम हुआ, तो इसका मतलब क्या कि दोस्तों इसकी जो पृष्ठीय ऊर्जा है उसके अंदर कमी आई है। तो दोस्तों जितनी पृष्ठीय ऊर्जा के अंदर कमी आएगी तो वह कमी यानी दोस्तों किसके कारण हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इस प्रक्रिया के अंदर बाहर की ओर ऊर्जा एनर्जी है जो हमारी मुक्त हो रही है। यदि यानी बाहर की ओर एनर्जी मुक्त हो रही है, इसी का कारण है कि दोस्तों हमारी जो इसकी पृष्ठीय ऊर्जा है वो इन दोनों की तुलना में कम है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों छोटी बूंदों से यदि एक बूंद बड़ी बूंद बनाई जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वहाँ पर इसमें कमी हुई है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी होने के कारण दोस्तों इसका यानी क्षेत्रफल में कमी होने के कारण इसकी एनर्जी में भी कमी हुई है, और जितनी एनर्जी में कमी हुई है यानी उतनी ही एनर्जी हमारी मुक्त होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में दोस्तों में क्या बताना है कि जल तथा कांच के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष क्रमशः 1.3 तथा 1.5 है, तो कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष होगा। दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारा एयर के सापेक्ष हैं वो आपका वाटर का अपवर्तनांक दिया हुआ है, यानी कि हमारा ये हो गया वाटर का अपवर्तनांक। दोस्तों ये एयर के सापेक्ष हमारा अपवर्तनांक हो गया किसका, ग्लास का यानी कांच का। तो हमें क्या बताना है कि दोस्तों वाटर के सापेक्ष हमें बताना है अपवर्तनांक किसका, ग्लास का, यानी कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बताना है। तो दोस्तों याद रखना ये जो हमारा इक्वल होता है ये हमारा किसके इक्वल होता है दोस्तों, ये हमारा होता है कि यहाँ पर दोस्तों जो होता है इसको अपन ऊपर लिखते हैं, इन दोस्तों ऊपर आ जाएगा हमारा ग्लास का अपवर्तनांक और नीचे आ जाएगा हमारा वाटर का अपवर्तनांक। दोस्तों यहाँ पर आपको ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, और वाटर का अपवर्तनांक आपको कितना दिया हुआ है, 1.3 दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो वाटर का जो ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा जल के सापेक्ष वो आपको कितना हो जाएगा, 1.5 अपॉन में 1.3 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपका 12वां नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों 12वें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि आपको बताना कि कौन सा ऐसा मात्रक है वह वोट के तुल्य नहीं है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो वोट मात्रक होता है हमारा शक्ति का मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है। तो हमें बताना कि कौन सा दिया हुआ मात्रक हमारा शक्ति का मात्रक है या नहीं है, या वोट के तुल्य नहीं है। दोस्तों हम सभी जानते हैं जो पावर के यानी फॉर्मूले होते हैं, इसका एक फार्मूला दोस्तों हमारा VI होता है, एक इसका फार्मूला आता है दोस्तों I² इंटू R होता है। इसका जो एक फार्मूला होता है हमारा V² अपॉन में R होता है। और दोस्तों आपने यानी यांत्रिक गति के अंदर हमारा जो शक्ति का फार्मूला वो आपने पढ़ा होगा, यानी W अपॉन में T यानी कार्य बटे समय। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि इसका जो एक मात्रक में यानी एम्पियर इंटू वोल्ट भी प्राप्त होता है। यहाँ से दोस्तों एम्पियर² इंटू ओम भी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि एम्पियर² इंटू ओम भी प्राप्त हो जाएगा। और इस मात्रक से दोस्तों में क्या प्राप्त होता है, जूल पर सेकेंड भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों एम्पियर पर वो जो हमारा वोल्ट होता है वो हमारा शक्ति का मात्रक नहीं होता, यानी वोल्ट के तुल्य नहीं होता है। दोस्तों एम्पियर इंटू वोल्ट यानी यह क्या है, I अपॉन में V है। हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो V इज इक्वल टू होता है वो हमारा IR होता है। तो यहाँ से एक प्रकार से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा 1 अपॉन में R इज इक्वल टू है वो हमें V अपॉन में I के बराबर पर यानी I अपॉन में V के बराबर प्राप्त होता है, यानी एम्पियर अपॉन में वोल्ट के प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो मात्रक है ये हमारा ओम इनवर्स के तुल्य है, नहीं वोल्ट के तुल्य है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 13वां क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर दोस्तों हमें क्या दिया कि आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यानी अपसाइड ट्रांसफार्मर है। वह ट्रांसफर दोस्तों जिसके अंदर हमारी जितनी वोल्टेज अपन देते हैं उस वोल्टेज को वह हमारा कम करके हमें उत्पन्न कराता है। दोस्तों हमारी जो प्राप्त होने वाली वोल्टेज है वो इसके अंदर है प्रवेशित यानी वोल्टेज से कम प्राप्त होती है, वही हमारा अपसाइड ट्रांसफार्मर होता है। इसके अंदर दोस्तों होता क्या कि हमारा जो प्राइमरी यानी कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है उसकी संख्या द्वितीय कुंडली की तुलना में अधिक होती है दोस्तों, यानी प्रथम यानी कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो दोस्तों याद रखना इसके अंदर जो मान बढ़ता है वो बढ़ता है धारा का। दोस्तों याद रखना है अपन जानते हैं यहाँ पर NP का जो मान होता है यहाँ पर NS से अधिक होता है। और याद रखना दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमारी धारा का जो मान होता है वो फेरों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है और वोल्टेज के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपसाइड ट्रांसफर में दोस्तों वोल्टेज का मान कम हो रहा है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है और वोल्टेज का मान भी कम है तो यहाँ पर दोस्तों धारा का मान हमारा अधिक हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों आपका जो अपसाइड ट्रांसफार्मर होता है वो धारा के मान को हमारा बढ़ाकर देता है। तो इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। और दोस्तों याद रखना शक्ति का मान होता है दोस्तों वह शक्ति ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होती है। यदि दोस्तों इसके अंदर हीट उत्पन्न हो रही है अन्य किसी माध्यम के द्वारा दोस्तों शक्ति हमारी यानी चेंज हो सकती है, उसका मान भी हमारा कम ही होगा, लेकिन शक्ति का मान कभी नहीं बढ़ सकता। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला।
अब आपके लिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर में क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ एन ओमीय प्रतिरोध है। सॉरी दोस्तों, ओमीय प्रतिरोध है। एंड दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा ऐसा यानी ग्राफ है जो हमारे ओम के नियम का पालन करती है। तो दोस्तों याद रखना, ओम का नियम हमें क्या कहता है कि दोस्तों हमारी कोई भी यानी प्रतिरोध है उसके अंदर दोस्तों यदि हमारा जो वोल्टेज होती है वो हमेशा यानी कि हमारी धारा की यानी समानुपाती होती है, यानी V समानुपाती है I के। और उसी पे से दोस्तों हमारा निकल कर आता है V = IR। तो यहाँ से दोस्तों अपन क्या देखते हैं कि दोस्तों V एवं I यानी वह समानुपाती होती है। तो समानुपाती जहाँ पर होती है उनके ग्राफ दोस्तों यानी सरलरेखी होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों V एवं I के मध्य ग्राफ दोस्तों जब यानी सरल रेखी होती है और 45 डिग्री पर होती है तो उस समय क्या होता है कि दोस्तों हमारे वह ओमीय प्रतिरोध होता है। यानी जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज का मान बढ़ता है, यानी V समानुपाती होती है I के। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15वें क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्या बताना है कि क्या कॉपर में एन प्रकार या पी प्रकार की अशुद्धि मिलाने से कोई लाभ होगा। एंड दोस्तों हमें क्या बताना है कि जिस प्रकार से दोस्तों हमें यानी हमारा जो गैलेनियम होता है या सिलिकॉन होता है उसके अंदर यदि अशुद्धि मिलाते हैं दोस्तों उसकी चालकता का मान बढ़ जाता है, यानी प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि अपन कॉपर के अंदर यदि पी प्रकार एवं एन प्रकार के यदि अशुद्धि मिलाते हैं तो आपको बताना कि उसके धारा में कोई लाभ होता है या फिर हानि होगी। तो दोस्तों ये इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं हमारा जो कॉपर होता है वह यानी कि एक धातु है, यानी वह पहले से ही चालक होता है, यानी उसके अंदर यानी हमारा जो चालन बैंड होता है उसके अंदर आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी दोस्तों यह विद्युत का चालक होता है। यदि इसके अंदर यानी और यानी अशुद्धि मिलाते हैं दोस्तों इसकी यानी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों सिलिकॉन क्या होता है, उसका तो चालन बैंड होता है दोस्तों उसके अंदर यानी वह खाली होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होते हैं। तो इसके कारण इसके अंदर अशुद्धि मिलाने के कारण दोस्तों इसके यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न के कारण इसकी धारा बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों एन एवं पी यानी जो हमारे कॉपर है उसके अंदर यदि एन एवं पी प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं तो कोई भी लाभ नहीं होता है, यानी क्योंकि यह पहले से एक विद्युत की चालक होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों 16 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, किसी जल कुंड की बांध की जो हमारी मोटाई होती है वो पेंदे में अधिक होती है क्योंकि गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है, गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ता है, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है या गहराई के साथ जल का ताप बढ़ता है। दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारा जो बांध होता है उसकी पाल आपने देखी होगी, यानी दोस्तों उसकी जो हमारी बांध होता है वो यानी कि उसकी जो दीवार होती है वो ऊपर से पतली होती है, वो नीचे से यानी मोटी होती है। तो आपको बताना कि पेंदे में दोस्तों वह मोटी अधिक क्यों बनाई जाती है। दोस्तों याद रखना जो हमारा प्रेशर होता है यानी गहराई के साथ दोस्तों जल का जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो प्रेशर होता है दोस्तों हमारा ρGH होता है, यानी ρGH होता है। जैसे जैसे दोस्तों हमारा हाइट का मान यानी बढ़ता जाता है नीचे प्रेशर का मान भी हमारा बढ़ता जाता है। और इस प्रेशर का यानी दोस्तों संतुलित करने के लिए प्रेशर के कारण दोस्तों यहाँ पर अधिक फोर्स लगता है। तो इस यानी प्रेशर को संतुलित करने के लिए दोस्तों हमारा जो नीचे की जो दीवार होती है वो यानी मोटी बनाई जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों जल का जो कुंड होता है उस बांध की जो मोटाई होती है वो पेंदे में यानी अधिक होती है, वो इसी कारण होती है क्योंकि गहराई के साथ जल का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। उस प्रेशर को संतुलित करने के लिए उसकी जो बांध की जो हमारी मोटाई होती है वो नीचे अधिक होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि लिफ्ट में रखी हुई स्प्रिंग तुल्ला में एक द्रव्यमान को लटकाया गया है तो लिफ्ट ऊपर की ओर उठती है तो स्प्रिंग तुल्ला का पाठ्यांक होगा। दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारा का इस प्रकार से कोई एक स्प्रिंग है उसके अंदर यानी कोई स्प्रिंग से कोई यानी द्रव्यमान लटकाया गया है इस लिफ्ट के अंदर। दोस्तों यदि यानी ऊपर की ओर उठती है तो आपको बताना कि स्प्रिंग का जो तुल्यांक होगा वो हमारा घटता है, परिवर्तित होता है, घटता है, बढ़ता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या जो परिवर्तन होगा वह है वेग पर निर्भर करता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी यह दोस्तों वेग पर निर्भर करेगा। क्योंकि दोस्तों यदि वह ऊपर की ओर एक्सीलरेशन से यानी दोस्तों यानी बढ़ते हुए वेग के साथ यदि ऊपर उठती है तो दोस्तों उस समय क्या होगा कि इसका जो हमारा वेलोसिटी यानी हमारा इसका जो तुल्यांक होगा दोस्तों वह बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों क्या होता है कि ऊपर है दोस्तों यदि हमारे कोई पिंड जा रही है तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों यदि वह ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो हमारा जो प्रभावी त्वरण होता है वो G+A हो जाता है। यदि वह ए त्वरण से नीचे आ रही है तो हमारा जो प्रभावी त्वरण होता है दोस्तों वह G-A हो जाता है। तो इस प्रकार से स्प्रिंग पर दोस्तों हमारा जो द्रव्यमान लटका हुआ है उसका भार भी चेंज होता है त्वरण के चेंज होने के कारण। और दोस्तों यह जो हमारा जो त्वरण है वह त्वरण का मान जो परिवर्तन हो रहा है वह किस पर निर्भर करता है, वह वेग पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों स्प्रिंग का जो तुल्य का जो पाठ्यांक है वह बढ़ता है या घटता है यह वेग पर निर्भर करेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि
क्षैतिज सड़क पर चलती हुई एक कार मुड़ते समय बाहर की ओर फिसल जाती है, वह गुरुत्वीय बल के द्वारा फिसलती है या अपर्याप्त अभिकेंद्रीय बल के कारण या टायर एवं सड़क के बीच लगने वाले लोटनी घर्षण के कारण या सड़क की प्रतिलंब अभिक्रिया के कारण। दोस्तों याद रखना, हमारी जो सड़क होती है यानी कोई भी वस्तु है दोस्तों, यदि वह वर्तीय पथ पर गति कर रही है तो उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। यदि दोस्तों इसके आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नहीं मिल पाता तो क्या होती है कि बाहर की ओर हमारे अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर चली जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों वह उसको यानी अपर्याप्त अभिकेंद्रीय बल यानी मिल रहा है दोस्तों। यदि पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल उसे नहीं मिलेगा तो दोस्तों यदि वह वर्तीय पथ पर गति कर रही है तो वह बाहर की ओर चली जाएगी, यानी दोस्तों वर्तीय पथ पर गति नहीं कर पाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी अपर्याप्त अभिकेंद्रीय बल के कारण ही दोस्तों हमारी जो क्षैतिज सड़क यानी पर चलती हुई जो कार होती है वो बाहर की ओर यानी फिसल जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हो कि एल लंबाई एवं एम चुंबकीय आघूर्ण की छड़ को मोड़कर अर्धवृत्ताकार बनाया गया है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। यानी दोस्तों में क्या दिया हो कि आपके पास को यानी इस प्रकार से छड़ है। पहले दोस्तों यानी कि हमारी यानी एल लंबाई की छड़ थी, अब इसको यानी मोड़कर दोस्तों यानी अर्धवृत्त यानी के रूप में मोड़ दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि इसका जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना होगा। दोस्तों याद रखना, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है कि हमारा वह है ध्रुव एवं इनके मध्य की जो लंबाई होती है उनके मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या देखते हैं कि इसके ध्रुव यदि हमारे स्मॉल m है, उनके मध्य की यदि लंबाई l है तो यहाँ पर हमारा चुंबकीय आघूर्ण ml हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय सामर्थ्य दोस्तों हमारी m ही होती है, लेकिन इनके मध्य की दोस्तों हमारी जो लंबाई होती है वो हमारी 2r हो जाती है। इनके मध्य की दूरी हमारी कितनी हो जाती है 2r। यहाँ पर दोस्तों अपन देखते हैं कि r का मान कितना होता है। दोस्तों यदि यानी छड़ की लंबाई हमारी l थी तो यहाँ पर इसकी परिधि हमारी l हो जाएगी। और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो अर्ध परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो पाई r होता है, ये हमारे किस इक्वल हो जाएगा एल के। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा एल अपॉन में पाई हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा जड़त्व आघूर्ण वो आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m2 और आर का मान हो जाएगा एल अपॉन में पाई। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी पहले इसका ml था और अब हो गया ml2 अपॉन में पाई। तो यहाँ पर दोस्तों नया जड़त्व आघूर्ण आपका कितना हो जाएगा, इसको अपन कह सकते हैं कि दोस्तों हमारा पहले का यानी कि ये 2 है, ml की दोस्तों अपन कितना रखेंगे, ml की जगह अपन रखेंगे यानी पहले वाला जड़त्व आघूर्ण तो दोस्तों हमारे इसका कैपिटल M हो जाएगा और अपॉन में कितना है पाई। तो इस प्रकार से इसका नया जड़त्व आघूर्ण दोस्तों हमारे कितना हो जाएगा 2m अपॉन में पाई हो जाएगा, यानी पहले की तुलना में 2 अपॉन में पाई गुना हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन में हमें क्या बताना कि यदि एक तार है उसकी खींचकर लंबाई को 4 गुना कर देते हैं तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध होगा। दोस्तों याद रखना, जो हमारा तार होता है यदि इसकी लंबाई को यानी दोस्तों खींचकर बढ़ाया जा रहा है तो उस कंडीशन में याद रखना दोस्तों हमारा जो प्रतिरोध होता है वह एल स्क्वायर के समानुपाती होता है और आर स्क्वायर के आर की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के स्क्वायर के यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोस्तों यानी यदि इसको खींचकर बढ़ाया जाता है उस कंडीशन में याद रखना यह एल स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो दोस्तों हमारा जो R2 अपॉन में जो R1 हो जाएगा वो L2 अपॉन में यानी L2 अपॉन में L1 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया कि जो L2 का मान है वो L1 का 4 गुना है। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और नीचे दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा L का स्क्वायर। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों। R2 का मान हमारा कितना हो जाएगा 16 R1 प्राप्त हो जाएगा, यानी प्रतिरोध का मान हमारा 16 गुना हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। ये आज के क्वेश्चन दोस्तों आपको कैसे लगे और आपका स्कोर कितना ही हुआ है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे यानी बहुत अच्छे क्वेश्चनों के मॉक टेस्ट के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।